हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि 15 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक अपने नोट्स से तैयारी कर ली होगी। और आज से मैं यहाँ पर सीटेट पेपर 2 एसएसटी के सोशल साइंस के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगी, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ग्लोब पर दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि इक्वेटोरियल लाइन को हम क्या कहते हैं। ये विषुवत रेखा कहते हैं हम, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, जिन्हें जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भूमध्य इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ पर सूरज जो है, यहाँ पर जो है सूरज सर के ऊपर चमकता है। तो यहाँ से देखिए सूरज की डायरेक्ट किरणें आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए भारी वर्षा भी बहुत होती है और तापमान भी यहाँ पर ऊंचा ही बना रहता है हमेशा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये हमारा भारी वर्षा और उच्च तापमान। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हो कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। और ग्रीनविच यामोत्तर क्या होता है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन होगी। ठीक है, जहाँ से समय को मापा जाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन होगी। तो हम इस हिसाब से 24 घंटे में 360 डिग्री हो गया। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा ये हमारा 360/24। तो ये हो जाएगा हमारा 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री है। तो 1 डिग्री कितने कितने का होगा ये, एक सेकेंड। देखिए 1 घंटे में ये 15 डिग्री का है। ठीक है, इस हिसाब से 15 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 15 डिग्री 60 मिनट हो गए। और अब यहाँ पर 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा ये 60/15। तो ये हो जाएगा हमारा 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो इस हिसाब से हम देखेंगे 45 डिग्री के हिसाब से देखेंगे 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हो 45 डिग्री यहाँ पर पूर्व में ये ग्रीनविच लाइन है, और यहाँ पे जितने भी पूर्व होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय जो है वो आगे होगा और यहाँ पे समय जो है वो पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, 4 मिनट निकाला था। 1 डिग्री में 4 मिनट निकाला था। तो उस हिसाब से 45 डिग्री में हम 4 मिनट का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा आता है 180 मिनट। ठीक है, तो 180 मिनट बराबर कितने हो गए, 3 घंटा ये आगे होगा। ठीक है, 3 घंटा आगे होगा। तो इस हिसाब से देखिए ये सही आंसर हो जाएगा हमारा ये 9 बजे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। ठीक है,
मानव निर्मित गतिविधि से नहीं होता है, शैलों के गिरने से भी नहीं होगा, पवन अपरदन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है हमारा, दक्षिण ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23 डिग्री दक्षिण में स्थित है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, ये 60 डिग्री के पास होता है। सेकेंड है हमारा, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है हमसे कि दक्षिण ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, तो ये भी हमारा गलत है। कर्क रेखा यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में होती है, ये विषुवत रेखा है और ये नीचे मकर रेखा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, तो ये हमारा सही हो, और ये उत्तर ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण उत्तर में है, तो ये भी हमारा गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवा में सम्मिलित किया जा सकता है? तो पुलिस सेवाओं को, आई थिंक इसमें नॉट होगा, इसमें आप लगा लेना, ये नॉट होगा कि इसमें से कौन सी सेवाओं को सार्वजनिक सेवा में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा पुलिस सेवाएं, जो कि सार्वजनिक सेवाओं में आती हैं। दूसरा है नागरिक सेवाएं, तो ये भी सार्वजनिक सेवाओं में आती हैं। तीसरा है शैक्षिक सेवाएं, तो ये भी आती हैं। चौथा है निर्माण सेवाएं, तो ये नहीं आती हैं, तो अब सही आंसर हो जाएगा ये निर्माण सेवाएं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? पहला है हमारा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। इसके बाद है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। इसके बाद है न्यायाधीशों के आचरण की संसद में चर्चा नहीं कर सकती है। चौथा है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, तो हमारा देखिए ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, तो इसके प्रावधान क्या हो जाएंगे? इसके प्रावधान है हमारे, सबसे पहले ऊपर होगा कार्यपालिका और विधानमंडल से न्यायपालिका का पृथक्करण होगा, जो कि इसमें दे रखा है हमारा। फिर है हमारा, उच्च योग्यता होगी इनकी। ठीक है, और इनका कार्यकाल भी सुरक्षित होना होगा। ठीक है, उसके बाद सेवा की सुरक्षा होगी और उच्च वेतन, तो ये सब हो जाएंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। जबकि ये वाला चीज, ये एक फैक्ट तो है, लेकिन इस फैक्ट से ये बात साबित नहीं होती कि स्वतंत्रता को, ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ये फैक्ट इस बात से साबित नहीं होती है, लेकिन ये फैक्ट सही है बिल्कुल कि संसद में चर्चा नहीं होती उनके आचरण की। तो सी हमारा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी, आंसर हो जाएगा ABD। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों को दिए किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने अपने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी अधिकार आते हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य का अर्थ है? पहला स्टेटमेंट है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनापेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। दूसरा है हमारा, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है, असमानताएं समाप्त हो गई हैं। चौथा है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो असमानताएं समाप्त हो गई हैं, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा गलत है। ठीक है, वही ये हमारा सही हो जाएगा। तो जहाँ पर सी है उसमें आप काट दीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ABD। ठीक है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो इस तरीके से। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी कार्य की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत चाहता है, इसके पीछे के संभावित कारणों की जांच कीजिए। ठीक है, पहला
पहला आंसर है हमारा भारतीय समाज की पैतृक व्यवस्था, जो कि हो सकता है पॉसिबल आंसर। दूसरा है घरेलू काम का अवमूल्यन, तो ये हमारा रॉन्ग है। तीसरा है घरेलू काम के लिए कम समय मिलना, ये भी गलत है। चौथा है कार्यालय काम का अतिमूल्यन, तो ये भी हमारा गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये भारतीय समाज की पैतृक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला पहला है हमारा ब्रह्मगिरी, दूसरा है होसंगी जो कि कर्नाटक में है, तीसरा है इनाम गांव और चौथा है कोल्डी हवा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये हमारा होसंगी। यहाँ से देखिए, पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। इसके अलावा ये देखिए, कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में स्थित एक पुरापाषाणकालीन क्षेत्र है, जिसमें आवास और उद्योग स्थल बहुत संख्या में मिलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसका कारण है पहला ऑप्शन देखेंगे न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म। दूसरा है हमारा भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित लोकतांत्रिक मूल्य। तीसरा है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता और चौथा है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वजह से ही न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि पहला स्टेटमेंट है, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभावित सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, तो ये सही है। दूसरा है हमारा, यह बहुसंख्यकों को द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है हमारा। तीसरा है, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, तो ये भी सही है हमारा। चौथा है, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, तो ये हमारा गलत है। ये कोई इकोनॉमिक अवसरों की गारंटी प्रदान नहीं करता है, तो ये डी हमारा गलत होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला, ABC। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, एक दृढ़ फिल इन द ब्लैंक्स का विकास करने में के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। पहला है हमारा ऑप्शन गुटतंत्र, जो कि गलत है। दूसरा है एक तंत्र, ये भी गलत है। तीसरा है राजतंत्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्रैच सुविधा का प्रावधान। दूसरा है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तीसरा है व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान। चौथा है रात की पाली के लिए ले जाने की सुविधा। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए इसमें चारों ही हमारे सही होंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि तात्कालिक कारण। ठीक है, तात्कालिक कारण में हमें देखिए, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये हमारा तात्कालिक में नहीं आएगा, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी सरकार कोई रूल लेकर आती है, कोई कानून बनाती है, तो उसमें काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ACD। तो ACD हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है। ठीक है, रग्बी गेंद, गलत। ग्लोब, ठीक है, ग्लोब हमारा सही आंसर हो जाएगा। जबकि मानचित्र जो है ये सपाट होता है, मानचित्र इस तरीके से सपाट होता है। ठीक है, तो ग्लोब हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क देख लेते हैं हम। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण
ये गुण होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। गुण और कौशल को देखने से रोकते हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट जो है ये सही है और उसका कारण तर्क जो है वो भी सही है। और ये दोनों, और ये जो तर्क है वो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। ठीक है, जैसे कि आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति है। ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र क्या होता है, जहां पर ठंडी हवा जो होती है, ठंडी हवा सिकुड़ती है और वो नीचे आती है। जबकि निम्न दाब क्षेत्र में क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र में हवा जो है गर्म होकर ऊपर जाती है और वो फैलती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा तीसरा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन हमें दे रखा है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, दूसरा है हमारा, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, उपोष्ण में स्थित है। तीसरा है हमारा, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, जो कि सही है। चौथा है हमारा, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिलाकृति हैं, जो कि ये भी सही है। यहाँ पर देखिए मैदान भी मिलेंगे हमें, पहाड़ भी मिलेंगे, डेल्टा भी मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें विभिन्न शिलाकृति देखने को मिलती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। ठीक है, और ये कहाँ पर है बी सी डी, ये हमें लास्ट के ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी सी डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। क्लास 6 नहीं, क्लास 10th की एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, 9th-10th में ये चैप्टर। ठीक है, ज्योग्राफी का। तो आप देख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हमें किसी भी वस्तु की उपयोगिता जो होगी या फिर उसकी प्रयोज्यता जो होगी वो उसे संसाधन बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा 18 वर्ष और 16 वर्ष। यहाँ पर लड़के की आयु 18 वर्ष और 16 वर्ष लड़की की आयु दे रखी थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और यह अधिनियम जो है वो शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। शारदा एक्ट, ये मेरे पेन को क्या हो गया, शारदा एक्ट इसे हम कहते हैं। वहीं देखिए 1978 में, ये भी आप याद रखिएगा, 1978 में महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र जो थी वो 18 वर्ष की गई थी 1978 के एक्ट में। वहीं 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष कर दी गई थी। और अभी जो रिसेंटली 2021 में बाल विवाह निषेध संशोधन बिल जो है वो पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये भी आप याद करिए रखिएगा। आगे आगे है हमारा, तो यहाँ पर मैंने पहला स्टेटमेंट दे रखा है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको देखना है। ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, ये हमारा सही है। और वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये हमारा गलत होगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। वेद समाज का उद्देश्य जो था वेदों के मूल सिद्धांतों को पुनर्जीवित करना था, जबकि आर्य समाज का उद्देश्य जो था वो हिंदू धर्म में सुधार लाना था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, दूसरा ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, तीसरा ऑप्शन है वीरेश लिंगम पंतुलु, चौथा है ईवी रामास्वामी नायकर परियार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमारा ताराबाई शिंदे। ठीक है, उन्होंने देखिए ये पुस्तक जो है 1882 में प्रकाशित की गई थी। इसमें देखिए पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता पर बल दिया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलते हैं? तो इसके देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुलेमान और किरथर हिल्स। ठीक है, याद रखिएगा सुलेमान और किरथर हिल्स में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो हमारा सही आंसर देखिए यही हो जाएगा। इसमें देखिए सारे इंक्लूड हैं, तो ये सारे हमारे खगोलीय पिंड जो हमारे सौर परिवार में देखने को मिलते हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैस है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरा है ओजोन और हीलियम, तीसरा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन देखिए 78% है, वहीं ऑक्सीजन जो है 21% के आसपास है। ठीक है, और आर्गन जो है 0.09 है, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, जो कि गलत है। यह पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं, तो एक ये भी हो सकता है। तीसरा है ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, तो ये गलत है। चौथा है पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए, तो ये हमारा सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं देखिए हॉरिजॉन्टल होती हैं, वहीं देशांतर रेखाएं ऐसे वर्टिकल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्थान ढूंढने के लिए ये यूज की जाती है, जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर पर्टिकुलर जगह है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज होती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है हमारा, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, जो कि सही है। दूसरा है इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो ये भी हमारा सही है। तीसरा है हमारा, इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए देखिए उच्च ताप और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो ये भी हमारा देखिए सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी गलत होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा आंसर ए बी डी। ठीक है, याद रखिएगा ए बी डी। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए और यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उपार्जित बीमारियां, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात बीमारियां, तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिक बीमारियां, और चौथा ऑप्शन है संचरण बीमारियां। ठीक है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल, भोजन, वायु इससे फैली बीमारियों को हम देखिए संचरण बीमारियां कहते हैं। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्री में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। वह उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, जो कि सही है। दूसरा है, वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाली वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही हो जाएगा हमारा। तीसरा है, अस्थायी कर्मी बिना समय ये पता नहीं बिना बिना भत्तों की मांग किए बिना लंबे समय तक काम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा सही है। चौथा है, स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो डी यहाँ से एलिमिनेट करके हमारा आंसर हो जाएगा 2, ABC। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के गांव से किसानों की कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। रीजन यहाँ पर दे रखा है कि मानसून का अभाव और कर्ज ना चुका पाने की क्षमता किसानों में दुख का कारण बनती है। तो स्टेटमेंट भी हमारा सही है और हमारा ये तर्क भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगी, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और आपके कितने सवाल इसमें से सही हुए ये भी आप बताइएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और तब तक के लिए आप अच्छे रहिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।